डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा राजनीतिक शास्त्र विभाग बीए सेमेस्टर 3 पेपर 6 के तहत ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव की चर्चा करूंगा। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक औपचारिक कार्यपालिका जिसका प्रधान सम्राट होता है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका जिसका प्रधान मंत्रिमंडल होता है। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल करता है। ब्रिटिश संविधान की भांति ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमंडल भी विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं हुई, वरन वह पिछली लगभग 3 सदियों के विकास का परिणाम है। यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा है, किंतु कानून में इसके अस्तित्व को 1837 के सम्राट के मंत्री परिनियम मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट में स्वीकार किया गया। 18वीं सदी के अंत तक मंत्रिमंडल की स्थापित हो चुके थे। कैबिनेट के सदस्य ब्रिटिश संसद में से लिए जाने चाहिए। सामान्यतः वे एक ही राजनीतिक दल में से होने चाहिए। उनका संसद में बहुमत होना चाहिए। उनकी एक सामान्य नीति होनी चाहिए। मंत्री लोक सदन के सम्मुख उत्तरदायी होने चाहिए और वे सभी प्रधानमंत्री के अधीन होने चाहिए। 19वीं सदी में इन्हीं सिद्धांतों की दृढ़ता प्रदान की गई। अब हम मंत्रिमंडल की गठन की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाती है। जिस राजनीतिक दल को हाउस ऑफ कॉमन्स लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को ब्रिटेन के राजा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद सदस्य न हो, केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच में या तो उससे लॉर्ड की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है या वह किसी उपचुनाव में चुन करके आता है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक कैबिनेट में 4 मंत्री लॉर्ड सभा में से होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि, सदस्यों की योग्यता और उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है। सहयोगियों का चुनाव निश्चित रूप से एक कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सफलता सही सहयोगियों के चुनाव पर ही निर्भर करती है। यद्यपि सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री के द्वारा
कुछ वास्तविकताओं को दृष्टि में रखा जाता है, लेकिन जहां तक वैधानिक दृष्टिकोण का संबंध है, वह अपने सहयोगियों के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्र होता है। व्यवहार में भी इस संबंध में अंतिम निर्णय तो उसका अपना विवेक ही है। इसके बाद हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल से आकार में बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में जहां 18 से 22 सदस्य होते हैं, वहां मंत्रिपरिषद में 70 से 80 सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय उप सचिव, जूनियर लॉर्ड, संसदीय निजी सचिव आदि शामिल होते हैं। शक्ति में भी मंत्रिपरिषद का स्थान मंत्रिमंडल के तुलना में कम ही होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। अपने विभाग संबंधी सारे निर्णय कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव आदि, इनकी स्थिति कैबिनेट मंत्री की तुलना में काफी कमजोर होती है। कैबिनेट की बैठकों में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं और नीतिगत फैसले, कार्यक्रम संबंधी फैसले में वे ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें राज्य मंत्री और अन्य सदस्यों की भूमिका गौण होती है। मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियां। मंत्रिमंडल काफी शक्तिशाली संस्था है और जितने भी राज्य के संबंध में नीतिगत फैसले होते हैं, कार्यक्रम संबंधी फैसले होते हैं, वे सारे फैसले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ही लेता है। इसके कार्य और शक्तियों को हम निम्न भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। कार्यपालिका संबंधी दूसरा कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट उन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में विभिन्न प्रश्नों और आलोचनाओं का उत्तर भी मंत्रिमंडल के सदस्य ही देते हैं। तीसरा, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। विभिन्न
विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन संबंधी है। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन